मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज एक नए अध्याय की शुरुआत करें और उस अध्याय का नाम है सूत्र और स्टाफ अभिकरण। सूत्र हिंदी शब्द है, स्टाफ अंग्रेजी शब्द है। स्टाफ के लिए मंत्रणा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। स्टाफ के लिए कार्यकर्ता भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टाफ शब्द ज्यादा प्रचलित है, इसलिए यहां पर सूत्र और स्टाफ के नाम से चर्चा की जाएगी। जब से राज्यों ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया है, तब से राज्यों के कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि होती गई है। आज स्थिति यह है कि राज्य एक शिशु के जन्म होने के पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद तक विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। मतलब राज्य के कार्य इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे जैसे राज्य विभिन्न कार्यों का संपादन करता है, समयानुसार उसमें अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होती है। इन जटिलताओं को एक सामान्य प्रशासक हल नहीं कर सकता, उसे तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो तकनीकी सहायता कौन देगा? इसके लिए स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। काम करना, सीधे काम करना, जो वर्ग कार्य से सीधे तौर पर जुड़ा होता है उसे सूत्र कहते हैं, लाइन कहते हैं, और जो वर्ग उसकी सहायता करता है उसको स्टाफ कहते हैं। एक लाइन में जो वर्ग किसी कार्य से सीधे तौर पर जुड़ा होता है वह सूत्र कहलाता है, लाइन कहलाता है। जो उसकी सहायता करता है उस कार्य में ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके वह स्टाफ कहलाता है, मंत्रणा या कार्यकर्ता कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में 100 प्राध्यापक हैं, बाकी अन्य स्टाफ हैं, चपरासी है, क्लर्क है, अकाउंटेंट है, मुख्य लिपिक है, रजिस्ट्रार है, लैब टेक्नीशियन है, लैब अटेंडेंट है, स्पोर्ट्स ऑफिसर है और लाइब्रेरियन है। ये तमाम प्रकार की सभी चीजें हैं। तो किसी महाविद्यालय में सब के सब जाकर विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते, केवल प्राध्यापक पढ़ाते हैं। बाकी सब क्या करते हैं? बाकी उन प्राध्यापकों को पढ़ाने में सहायता करते हैं। तो प्राध्यापक, एक महाविद्यालय में प्राध्यापक हुए सूत्र, और बाकी जो स्टाफ है जो उसकी सहायता करता है उसे हम स्टाफ एजेंसी कहते हैं। जैसे एक अस्पताल है, उस अस्पताल में डॉक्टर चिकित्सा करता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन बाकी जो लोग करते तो डॉक्टर क्या हुआ? सूत्र एजेंसी हुआ। और स्टाफ कौन है? नर्स, वार्ड बॉय और अनेक प्रकार के जो विभिन्न वर्ग के लोग वहां पर काम करते हैं। विभिन्न वर्ग में जो अलग अलग काम करते हैं, ये सब के सब मिल करके स्टाफ एजेंसी कहलाते हैं। स्पष्ट हुआ कि सूत्र का मतलब हुआ जो प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, और स्टाफ हुआ जो उसकी सहायता करते हैं। ये लाइन और स्टाफ सेना की शब्दावली से आया है, या सेना से विभिन्न लोक प्रशासन के क्षेत्र में आया है। कैसे? जैसे हम सेना को लड़ने के लिए तैयार करते हैं, तो सब के सब सैनिक लड़ने नहीं जाते हैं। जो सैनिक लड़ने जाते हैं वो उनको कहेंगे हम लाइन या सूत्र एजेंसी कहेंगे। और जो उनकी सहायता करते हैं, क्या सहायता करते हैं? मान लीजिए कोई नदी है, नदी पार करने के लिए पुल बनाना, उनको सभी प्रकार की रसद सामग्री प्रदान करना, युद्धक सामग्री प्रदान करना,
उनको सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराना, किधर से जाना होगा, कितनी दुश्मन की कितनी शक्ति है इसका पता लगाना, जासूसी करना, ये तमाम प्रकार की जानकारियां जो देते हैं उन्हें स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? तो लाइन का मतलब हुआ जो एक्चुअली काम करता है और स्टाफ का मतलब हुआ जो सहायता करता है। तो योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संगठन का निर्माण किया जाता है और चूंकि प्रत्येक संगठन अनेक प्रकार के कार्य करता है, बहुमुखी कार्य करता है, इसलिए सहायक संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। इस सहायक संगठनों में विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। और एक बढ़िया सा उदाहरण लीजिए, जैसे एक औद्योगिक संगठन को लीजिए, भिलाई स्टील प्लांट को लीजिए। भिलाई स्टील प्लांट में मान लीजिए 1 लाख कर्मचारी और अधिकारी हैं, मान लीजिए उदाहरण है। तो पूरे 1 लाख कर्मचारी और अधिकारी मिलकर के स्टील का उत्पादन नहीं करते। उनमें से मुश्किल से ऐसे ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 हजार कर्मचारी अधिकारी हैं जो वस्तुतः स्टील के उत्पादन में सीधा भाग लेते हैं। बाकी जो 85,000 बचे ये सहायता करते हैं। तो सहायकों की संख्या अधिक होती है। क्या सहायता? जैसे कच्चे माल की सप्लाई, कच्चा माल पूरा का पूरा समय पर आना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उस स्टील को निर्माण करने के लिए आवश्यक अन्य खनिजों की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी के अलावा वाटर सप्लाई, उन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सबके लिए रहने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, संचार सुविधा, ये तमाम प्रकार की चीजें, चिकित्सा व्यवस्था, ये तमाम प्रकार की चीजें जिसे जो उपलब्ध कराते हैं उसे स्टाफ एजेंसी कहते हैं। तो प्रत्येक संगठन में लाइन और स्टाफ एजेंसी अवश्य ही होते हैं। तो लाइन वह है जो कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से संपादन करता है और स्टाफ वह है जो लाइन को कार्य संपादन में सहायता करता है। ये जो स्टाफ है, स्टाफ को एक लाठी के समान माना जाता है। लाठी जिस प्रकार से वृद्धावस्था के लिए एक व्यक्ति का सहारा हुआ करती है, इसी प्रकार से ये स्टाफ एक सहारा के रूप में कार्य करता है कि वह अपने मालिक के सिर में जो बोझ है उस बोझ को हल्का करता है, उसकी सहायता करते हुए। और प्रत्यक्ष का ये लाइन क्या करता है? प्रत्यक्ष कार्य करता है, सीधे वह काम से जुड़ा होता है। जिस संगठन का निर्माण जिस खास कार्य के लिए किया गया है उस खास कार्य को यह सूत्र स्टाफ संपन्न करता है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। दूसरी चीज, यह आदेश देता है, निर्देश देता है, उनको परिपत्र जारी करता है कि आप ऐसा करिए। और उद्देश्य प्राप्ति के लिए यह सभी प्रकार से उपायों को अपनाता है। साधन सामग्रियों का मनुष्यों का सदुपयोग करता है। और यह पद सोपान पर आधारित होता है, पद सोपान पर आधारित कि सबसे ऊपर में एक बड़े साहब होंगे, उनके नीचे सहायक होंगे, उनके नीचे उप होंगे, उनके नीचे संयुक्त होंगे। ये तमाम प्रकार से पद सोपान के द्वारा उस संगठन का गठन किया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात, उत्तरदायी के सूत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है और सत्ता के सूत्र की दिशा ऊपर से, उत्तरदायित्व के सूत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है और सत्ता के सूत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। जैसे हम भारत की थल सेना को देखें, भारत की थल सेना में सबसे नीचे जवान होता है, उसके नीचे उसके ऊपर नायक होता है, उसके ऊपर लांस नायक, उसके ऊपर हवलदार, उसके ऊपर सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट, फिर उसके ऊपर कैप्टन, फिर उसके ऊपर मेजर, फिर उसके ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर उसके ऊपर कर्नल, फिर उसके ऊपर ब्रिगेडियर जनरल, फिर उसके ऊपर मेजर जनरल, फिर उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल और सबसे ऊपर जनरल। ये भारतीय सेना के अधिकारियों का पद सोपान है। सबसे नीचे जवान होता है और सबसे ऊपर में लेफ्टिनेंट जनरल होता है। सत्ता के सबसे ऊपर में निहित होती है।
तो सत्ता के सूत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है और उत्तरदायित्व के सूत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। सबसे नीचे जो जवान है वह अपने नायक के प्रति उत्तरदायी होता है। नायक हवलदार के प्रति, हवलदार सेकंड लेफ्टिनेंट के प्रति, सेकंड लेफ्टिनेंट के प्रति, वह कैप्टन के प्रति, फिर वह मेजर के प्रति, फिर वह लेफ्टिनेंट कर्नल के प्रति, फिर वह कर्नल के प्रति, फिर वह ब्रिगेडियर जनरल के प्रति, फिर वह मेजर जनरल के प्रति, फिर वह लेफ्टिनेंट जनरल के प्रति और लेफ्टिनेंट जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायित्व के सूत्र की दिशा नीचे से ऊपर की होती है, सत्ता के सूत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। अब देखें स्टाफ। तो लाइन का कार्य है कार्य करना, प्रत्यक्ष रूप से कार्यों का संपादन करना और इस हेतु अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश देना। अब देखें स्टाफ के बारे में। मुने नामक लोक प्रशासन के एक विद्वान कहते हैं कि कार्यपालिका के व्यक्तित्व का यह विस्तार है। स्टाफ एजेंसी क्या है? कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार। इसकी हजारों आंखें होती हैं, हजारों कान होते हैं, हजारों सिर होते हैं। इन सब से पूरी जानकारी प्राप्त करके वह व्यक्ति कार्यों का संपादन करता है। जितने अधिक लोग होंगे, जिससे स्टाफ के द्वारा दी गई सहायता के आधार पर योजना का निर्माण किया जाता है और उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। जब तक स्टाफ नहीं होगा कोई भी योजना न तो बन सकेगी और न ही उस योजना का क्रियान्वयन हो पाएगा। जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक अन्य चीजें नहीं हो सकती। तो यह जो स्टाफ है यह लाइन को कर्तव्य पालन में सहायता करता है। और दूसरी चीज, नीतियों के प्रत्यक्ष क्रियान्वयन से संबद्ध नहीं होता है। स्टाफ जो होता है नीतियों के प्रत्यक्ष क्रियान्वयन से संबद्ध नहीं होता। जैसा महाविद्यालय में एक लैब टेक्नीशियन है, एक लैब अटेंडेंट है, यदि मान लीजिए कभी प्रोफेसर नहीं आए तो वो खुद जाकर के पढ़ाना शुरू नहीं कर देता, वह आवश्यक व्यवस्था करता है। जैसे एक प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल की पूरी व्यवस्था करने का काम ये लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियंस पूरा करते हैं और प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों के साथ आकर वहां पर प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं होते। नीतियों का निर्माण लाइन करता है, उन नीतियों को क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में पूरी सहायता स्टाफ एजेंसी करता है और यह परामर्श देता है, जानकारी देता है और कार्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। इस स्टाफ के मूलतः 3 काम हैं। एक, सूचना देना, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाना। जैसे सेना को अटैक करना है कहीं पर, तो सेना को अटैक एकदम से सेना पहुंच जाएगी अटैक कर देगी, ऐसा नहीं होगा। उसके बारे में पूरी जानकारी पहले एकत्र की जाती है। ये जानकारी कौन देता है? स्टाफ एजेंसी देता है। फिर वहां पर किस प्रकार से पहुंचेंगे, उसके बाद उनके कितने सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उसका पूरे एस्टिमेट बनाना, तमाम चीजों की सहायता सूचना के माध्यम से यह स्टाफ एजेंसी देता है। दूसरी चीज, परामर्श देना। परामर्श देने का मतलब है कि वह आवश्यक जानकारियों से युक्त परामर्श देता है। परामर्श को मानना या न मानना सूत्र की अपना विवेक होता है। सूत्र की अपनी मर्जी है कि उस परामर्श को मानता है या नहीं मानता है। और फिर निरीक्षण करना। निरीक्षण कौन सा? किस प्रकार से कि ऊपर से नीचे तक पूरी जानकारी पहुंच रही है या नहीं, और नीचे के सभी कर्मचारी अधिकारी अपना निर्धारित काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको काम करने में कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये 3 प्रकार के कार्यों को यह स्टाफ एजेंसी सूचना, परामर्श और निरीक्षण के माध्यम से संपन्न करता है। अब इसकी जरा विशेषताएं देखें। सूत्र स्टाफ की, ये स्टाफ की विशेषताएं। सबसे पहली चीज है कार्यों में सहायता करना। ये बिल्कुल क्लियर है, कार्य में सहायता देता है। नंबर 2, कार्यभार हल्का करने वाला। पूरी जिम्मेदारी संगठन के मुखिया की होती है। जब जिम्मेदारी उसके पास पूरी है तो उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से पूरा करेगा? वह विभिन्न प्रकार की सूचना जानकारी प्राप्त करने के बाद
वह योजना बनाता है कि किस प्रकार से कार्य किया जाए। देखिए, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो पहले पूरी जानकारी एकत्रित की गई। सेना का कोई व्यक्ति जाकर के इस क्रम में जितने भी सेना के लोग हैं, इनमें से कोई व्यक्ति जाकर के वहां पर जानकारी एकत्र नहीं किया था। सेना के स्टाफ ने ये पूरी जानकारी एकत्र की थी और उसके बाद ऐसी व्यवस्था हुई, ऐसा स्ट्राइक किया गया कि भारतीय सेना को थोड़ी सी भी कोई हानि नहीं पहुंची और भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस अपनी सीमा पर फिर आ गए थे। तो ये जानकारी कौन देता, मुहैया कौन करता है? स्टाफ एजेंसी करता है। तो कार्यभार को हल्का करने वाला, फिर जटिल समस्याओं का हल करना। अनेक प्रकार की जटिलताएं संगठन में होती हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। यहां पर एक से बढ़कर एक विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ लोग बैठते हैं और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर के उन जटिल समस्याओं का निराकरण करते हैं। और परामर्श और सूचना देना, सभी प्रकार के परामर्श देना, आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करके उन सूचनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करना, ताकि संगठन का मुखिया निर्णय लेने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव न कर सके। फिर पृष्ठभूमि तैयार करना, कोई भी काम करने के लिए उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती है। पृष्ठभूमि कौन तैयार करता है? ये स्टाफ एजेंसी करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली है, कहीं पर मुख्यमंत्री की यात्रा होने वाली है, तो प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले सैकड़ों लोगों का स्टाफ वहां पर पहुंच करके पूरी व्यवस्था करता है। तब जाकर के प्रधानमंत्री वहां पर जाकर के भाषण देते हैं या कोई उद्घाटन करते हैं या किसी प्रकार के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और यह तैयारी 2-4 दिन से नहीं, 15-20 दिन, महीनों भर से पूरी तैयारी चलती है कि मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री ऐसा ऐसा करेंगे, इतने मिनट पर वहां पर पहुंचेंगे, इतने मिनट के बाद वहां पर से निकलेंगे, ये काम करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय होता है। ये कार्यक्रम तय करने वाला व्यक्ति स्टाफ कहलाता है। फिर पद सोपान और आदेश श्रृंखला का इसमें पालन नहीं किया जाता। इसमें पद सोपान नहीं होते या बहुत कम होते हैं, लेकिन मिलकर के सब कोई जानकारी एकत्रित करते हैं। फिर परामर्श बाध्यकारी नहीं होता। स्टाफ के परामर्श को मानना संगठन के अध्यक्ष के लिए आवश्यक नहीं होता। जानकारी ले लेवे, मानना या न मानना उसकी मर्जी है। और आखिरी है, स्टाफ एजेंसी जो भी काम करता है उसमें इनका नाम कहीं सामने नहीं आता। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये पर्दे के पीछे रहकर पूरा काम करते हैं। जैसे एक फिल्म बनता है, जब फिल्म बनता है तो उसमें हीरो, हीरोइन और विलेन और फिर अनेक प्रकार के सहायक कलाकार अगर सब स्क्रीन पर आते हैं। कभी भी डायरेक्टर स्क्रीन पर नहीं आता कि मैं डायरेक्टर हूं, या एक म्यूजिक देने वाला व्यक्ति कभी सामने आकर नहीं बोलता कि मैंने म्यूजिक दिया। ये सब स्टाफ कहलाते हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। यह है स्टाफ एजेंसी। अब जरा दोनों की तुलना या दोनों के अंतर को देखने में, सबसे पहले है साध्य की दृष्टि से लाइन का काम है उद्देश्य पूरा करना, साध्य पूरा करना, और यह उद्देश्य है। दूसरी चीज स्टाफ है, यह साधन है। यदि लाइन साध्य है तो स्टाफ साधन है। इसका काम है उद्देश्य पूरा करने में सहायता करना। दूसरी चीज पद सोपान। लाइन में पद सोपान होता है, स्टाफ में पद सोपान नहीं होता। तीसरा योजना, यह योजना अनुसार कार्य करता है लाइन। स्टाफ योजना बनाने में सहायता करता है। चौथा जनसंपर्क। लाइन हमेशा जनसंपर्क में रहता है, जनता से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखता है और यह पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। आप मोटे तौर पर कर सकते हैं जासूसी। जासूसी तो है ही, इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था करने का काम स्टाफ करता है। फिर आदेश निर्देश की दृष्टि से यहां पर आदेश निर्देश ऊपर से नीचे तक चलते रहता है। यह परामर्श देता है। हर स्तर पर परामर्शदाता होते हैं, जानकारी उनको दी जाती है उनको। तो यहां पर आदेश निर्देश अधीनस्थों को दिए जाते हैं, यह वर्ग परामर्श देता है। और अंतिम है शक्ति की दृष्टि से लाइन हमेशा शक्ति संपन्न होता है, जबकि स्टाफ योग्यता संपन्न होता है।
इसमें तकनीकी कार्यकर्ता भी होते हैं, तकनीशियंस भी होते हैं। जैसे सेना में इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर तकनीकी विशेषज्ञ कहलाते हैं। यह है स्टाफ, यह है लाइन और स्टाफ एजेंसी। मतलब यह है कि प्रत्येक संगठन में लाइन और स्टाफ दोनों ही वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि बिना स्टाफ के कोई भी लाइन एजेंसी अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता। उसे अनेक प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी प्रकार की सहायताएं लाइन एजेंसी को स्टाफ एजेंसी उपलब्ध कराता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।